Very good morning to all of you. I am Uday Singh, Assistant Professor Physics, Government Girls College, Daranagar. बीएससी पार्ट सेकेंड की थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है द्रव हीलियम के असामान्य गुणधर्म, एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड हीलियम। इससे पहले वाले लेक्चर में द्रव हीलियम के फेज डायग्राम की चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि कौन कौन से असामान्य गुणधर्म ये प्रदर्शित करता है। इसमें पहला है घनत्व या डेंसिटी। द्रव हीलियम के ये सारे के सारे असामान्य गुणधर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कंपटीशन एग्जाम में भी इन पर किसी न किसी रूप में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो घनत्व डेंसिटी की बात हम करें सबसे पहले, तो ये जो कर्व है यहाँ प्लॉट जो है इसमें आप देख रहे हो कि 2.19 केल्विन टेम्परेचर पर मैक्सिमम होती है डेंसिटी द्रव हीलियम की। उससे टेम्परेचर हम घटाएं तो या बढ़ाएं तो दोनों में ही डेंसिटी जो है कम होती है। द्रव हीलियम फर्स्ट की हम बात करें, जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है तो इसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है, लेकिन जैसे ही ये ट्रांजिशन होता है और 2.19 ताप से कम ताप हम करते हैं, वापस डेंसिटी कम होने लगती है और मैक्सिमम डेंसिटी होती है इसकी 2.19 केल्विन। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार कि इसकी डेंसिटी मैक्सिमम कब होती है, या 4 कर्व दे दिए जाते हैं और ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा कर्व द्रव हीलियम की डेंसिटी को सही रूप से रिप्रेजेंट करता है। और देखिए यहाँ कैमरलिंग ओन्स ने 1922 में अपने अनुसंधानों से ज्ञात किया कि द्रव हीलियम को 4.2 केल्विन से 1 केल्विन तक शीतल किया जाए तो ये पाया जाता है कि पहले ताप घटाने पर घनत्व बढ़ता है और 2.19 केल्विन ताप पर द्रव का घनत्व मैक्सिमम 0.1462 ग्राम प्रति घन सेमी हो जाता है और इसके आगे ताप घटाने पर घनत्व घटता है, अर्थात द्रव हीलियम के आयतन में प्रसार होता है। ताप के साथ घनत्व में परिवर्तन को हम इस डायग्राम के द्वारा दर्शा सकते हैं। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई डेंसिटी। नेक्स्ट विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। विशिष्ट ऊष्मा का टेम्परेचर के साथ ग्राफ जब खींचते हैं हम द्रव हीलियम के लिए, तो देखो एक विशेष प्रकार का ग्राफ मिलता है और इसका आकार है वो आप देख रहे हैं ग्रीक लेटर लैम्डा के तरह का है। तो बड़ा स्पेशल ग्राफ ये मिलता है। 4 केल्विन टेम्परेचर से जब हम धीरे धीरे घटाते हैं टेम्परेचर को, तो पहले तो कम होती है ये विशिष्ट ऊष्मा, लेकिन फिर अचानक बढ़कर 2.19 केल्विन पर अचानक बढ़ते हुए मैक्सिमम हो जाती है और फिर वापस टेम्परेचर कम करने पर ये धीरे धीरे फिर घटती है और 1 केल्विन तक तेजी से घटते हुए शून्य की ओर अग्रसर हो जाती है। तो यदि द्रव हीलियम का ताप 4.2 केल्विन से कम किया जाए तो 2.3 केल्विन ताप तक इसकी विशिष्ट ऊष्मा लगभग स्थिर रहती है और 2.19 केल्विन ताप पर विशिष्ट ऊष्मा में आकस्मिक रूप से वृद्धि होती है, सडन इंक्रीज होती है। 2.19 केल्विन से कम ताप पर विशिष्ट ऊष्मा ताप घटाने से घटती है और ताप के साथ विशिष्ट ऊष्मा परिवर्तन को ऐसे हम दर्शा सकते हैं चित्र के द्वारा। विशिष्ट ऊष्मा वक्र ग्रीक लेटर लैम्डा के आकार का होता है। इस प्रकार 2.19 केल्विन को जिस पर विशिष्ट ऊष्मा असामान्य रूप से बढ़ती है लैम्डा बिंदु कहते हैं। तो ये जो पॉइंट है 2.19 केल्विन टेम्परेचर के संगत, इसको लैम्डा पॉइंट कहते हैं। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हुई स्पेसिफिक हीट फॉर लिक्विड हीलियम। देन थर्ड है विस्कोसिटी, श्यानता। ये क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बनता है। कोई भी 3 प्रॉपर्टीज दे दी जाती हैं और ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा गुणधर्म 2.19 केल्विन पर मैक्सिमम नहीं होता। द्रव हीलियम के लिए निम्न में से कौन सी प्रॉपर्टी है वो मैक्सिमा प्रदर्शित नहीं करती 2.19 केल्विन पर।
ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि श्यानता जो है वो मैक्सिमम नहीं होती है 2.19 केल्विन पर। और पीछे हमने देखा डेंसिटी और विशिष्ट ऊष्मा दोनों मैक्सिमा प्रदर्शित करती हैं 2.19 केल्विन पर, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, कंपटीशन में भी आता है। चित्र में ताप के साथ द्रव हीलियम के श्यानता गुणांक के परिवर्तन को दिखाया गया है। ये देखा जाता है कि पहले हीलियम गैस की भांति ताप घटाने से श्यानता गुणांक घटता है और 2.19 केल्विन ताप या इससे कम ताप पर आकस्मिक रूप से श्यानता गुणांक अत्यधिक कम लगभग शून्य हो जाता है। यदि द्रव हीलियम सेकेंड को 2.19 केल्विन ताप से कम ताप पर सक्रिय नली नैरो ट्यूब से प्रवाहित किया जाए तो बड़ी सरलता से बिना दाबांतर लगाए तेजी से गुजर जाती है और इस कारण से द्रव हीलियम सेकेंड को अति तरल सुपर फ्लूइड भी कहते हैं। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी हुई विस्कोसिटी। देन फोर्थ वन थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता। तो द्रव हीलियम फर्स्ट की ऊष्मा चालकता सामान्य ताप पर गैसों की भांति होती है और इसकी ऊष्मा चालकता साधारण ताप पर 10⁻⁴ की कोटि की होती है, परंतु हीलियम सेकेंड की ऊष्मा चालकता असाधारण रूप से बहुत ज्यादा होती है। यह तांबे की ऊष्मा चालकता से 800 गुना और द्रव हीलियम फर्स्ट की ऊष्मा चालकता से 13.5 × 10⁶ गुना अधिक होती है। द्रव हीलियम सेकेंड की ऊष्मा चालकता 820 कैलोरी पर सेमी सेकेंड केल्विन होती है। तो यहाँ भी हम एबनॉर्मल बिहेवियर देख रहे हैं कि जो द्रव हीलियम सेकेंड है जो 2.19 केल्विन से नीचे टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है, उसकी ऊष्मा चालकता द्रव हीलियम फर्स्ट की तुलना में अत्यधिक होती है, बहुत ज्यादा होती है और इनका अनुपात जो है वो 13.5 × 10⁶ होता है। नेक्स्ट है ठोस पृष्ठ पर रोलिन फिल्म का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ रोलिन फिल्म ऑन द सॉलिड सरफेस। द्रव हीलियम सेकेंड अत्यधिक गतिशील पारदर्शी फिल्म की भांति ठोस पृष्ठ पर विसर्पण कर सकती है। यह फिल्म सैकड़ों परमाणु मोटी होती है और इस फिल्म को रोलिन फिल्म कहते हैं। ये ठोस पृष्ठ पर रोलिन फिल्म का निर्माण करती है द्रव हीलियम सेकेंड। पारदर्शी फिल्म की भांति ये ठोस पृष्ठ पर विसर्पण करती है, क्रीप करती है, रेंगती है, विसर्पित होती है और ये फिल्म जो सैकड़ों परमाणु मोटी होती है और इसे रोलिन फिल्म कहते हैं। नेक्स्ट जो चित्र में हम देखेंगे उसमें खाली प्रकनली को द्रव हीलियम सेकेंड की नांद में कुछ गहराई तक डुबोते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं खाली प्रकनली को इसमें डुबोते हैं द्रव हीलियम की नांद में, तो इसके बाहरी पृष्ठ पर बने रोलिन फिल्म द्वारा हीलियम सेकेंड परखनली के पृष्ठ पर चढ़ता है और फिर भीतर आता है। ये देख रहे हो आप चित्र ए में। जब इसको डुबोते हैं तो बाहरी सतह से के साथ साथ ये द्रव हीलियम क्रीप करता है और अंदर आ जाता है। इसी प्रकार और ये तब तक आता रहता है जबकि बाहरी और भीतरी द्रव का तल समान ना हो जाए। इसी प्रकार यदि द्रव हीलियम सेकेंड से भरी परखनली को द्रव हीलियम सेकेंड की नांद में डुबोया जाए तो परखनली के पृष्ठ पर बने रोलिन फिल्म द्वारा द्रव हीलियम सेकेंड ऊपर चढ़ता है, जिसके कारण द्रव परखनली के बाहर तब तक आता रहता है जब तक कि बाहर और भीतर का तल समान ना हो जाए। दूसरे बी वाला चित्र देखिए, इसमें जो परखनली हमने डुबोई है उसमें द्रव हीलियम का जो सरफेस है वो नांद के सरफेस की तुलना में ज्यादा हाइट पर है, तो ये अंदर से बाहर की ओर क्रीप करने लगती है। इसकी दीवार के सारे परखनली में से द्रव का निर्वात प्रवाह तब भी होता है जब परखनली को नांद के द्रव पृष्ठ से ऊपर उठा लिया जाए। तीसरी जो स्थिति है, इस परिस्थिति में द्रव परखनली के पृष्ठ के सहारे चढ़कर और बाहरी पृष्ठ को स्पर्श करती हुई पेंदे से बूंद बूंद नांद में गिरती है जब तक कि संपूर्ण परखनली खाली ना हो जाए। यहाँ जो एकदम कॉमन बात निकल के आती है वो ये है कि हम नली के अंदर नांद के अंदर यदि इसको ले जाएंगे तो साम्य अवस्था तब बनती है जब अंदर और बाहर दोनों ओर तल समान हो, तल की ऊंचाई समान हो। जिधर भी तल नीचा होगा
तो ऊंचे तल से नीचे तल की ओर ये क्रीप करती है और तब तक करती रहती है जब तक कि दोनों तल इक्वल ना हो जाए। नेक्स्ट है फव्वारा प्रभाव, फाउंटेन इफेक्ट। इस प्रभाव को सबसे पहले 1938 में एलन और जोन्स ने ज्ञात किया। इस प्रभाव को दर्शाने वाले प्रयोग को चित्र में दर्शाया गया है। इस प्रयोग में एक नली AB लेते हैं। ये AB एक नली है जिसके दोनों सिरे खुले हैं। नली का A भाग केशिका नली के रूप में होता है और B भाग में एमरी पाउडर भरा होता है। तो एमरी पाउडर के बीच छिद्र केशिका नली के समान व्यवहार करते हैं। और अब यदि ड्यूर फ्लास्क में भरे द्रव हीलियम सेकंड में नली AB को इस प्रकार डुबोएं कि भाग A द्रव के बाहर रहे तथा भाग B द्रव में डूबा रहे, जब एमरी पाउडर पर प्रकाश आपतित कराया जाता है तो इससे द्रव हीलियम थोड़ी सी ऊष्मा ले लेता है, जिसके फलस्वरूप दाब में अंतर उत्पन्न हो जाता है और इस दाबांतर के कारण द्रव नली के A भाग से फव्वारे के रूप में निकलता है। इस फव्वारा द्वारा 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक उठता हुआ दिखाया जा सकता है। इस फव्वारे को जो द्रव है वो 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक ऊपर उठते हुए दिखाया जाता है। तो इसमें प्रायोगिक व्यवस्था कैसे करते हैं? ये ड्यूर फ्लास्क है जिसमें द्रव हीलियम सेकंड भरी हुई है। ये एक नली है AB जिसका B सिरा चौड़ा होता है, दोनों सिरे खुले हैं। B जो सिरा है इसमें एमरी पाउडर भरा है और जैसे ही प्रकाश आपतित होता है तो ये एमरी पाउडर के मध्य जो छिद्र होते हैं वो केशिका की भांति कार्य करते हैं और ये ऊपर चढ़ने लगता है और फिर वो दाबांतर इतना हो जाता है कि ये फव्वारे के रूप में बाहर निकलता है और ये फव्वारा जो है 30 सेंटीमीटर ऊपर तक उठता हुआ हम देख सकते हैं।